नमस्कार दोस्तों, 13 दिसंबर 2023 के दिन भारतीय संसद के साथ ही साथ पूरा देश आश्चर्य में पड़ गया जब दो दोषी सागर शर्मा और मनोरंजन डी विजिटर गैलरी से उस साइड कूद गए जहां सांसदों की बैठक होती है। यहां पहुंचकर इन्होंने न केवल कलर स्मोक के कंटेनर्स फोड़े बल्कि नारेबाजी भी की। सिक्योरिटी एब्सेंस की वजह से सांसदों को ही इन्हें धर दबोचना पड़ा, लेकिन इसको हमला कहने के बजाय सिक्योरिटी ब्रीच कहना ही ज्यादा सही होगा। साथ ही यह पहली बार नहीं है जब विजिटर्स गैलरी से कोई लोकसभा में कूदा हो, क्योंकि आज से लगभग 30 साल पहले साल 1994 में ही नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट के दौरान एक ही साल में दो बार ऐसा हादसा हो चुका है। मगर फिर भी ये देश के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इस बार देश की इंटरनल सिक्योरिटीज के राइजिंग इश्यूज के बीच यह घटना संसद के हर सुरक्षा घेरे को तोड़कर इंडियन डेमोक्रेसी के एपिसेंटर में हुई है। शुक्र है कि यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन देश और देश के लोकतंत्र के मंदिर पर सुरक्षा में ऐसी कमी सोचने वाली बात है। दोस्तों, आप ही सोचिए, अगर वे दोषी कलर कंटेनर्स की जगह वेपन लिथल केमिकल या कुछ और घातक हथियार ले आते तो क्या होता। और यही वजह है कि इस घटना के बाद अपोजिशन चारों ओर से सरकार से इस सिक्योरिटी ब्रीच के सिलसिले में बहुत कड़े सवाल पूछ रही है। दोस्तों, आइए इसके बारे में पूरी डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। यह प्रश्न और भी तीखे इसलिए हैं क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 13 दिसंबर या उससे पहले इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक करने की धमकी दी थी, जिसके चलते हाई सिक्योरिटी अलर्ट पर तैनात सिक्योरिटी ऑफिसर्स के बीच ऐसा होना नामुमकिन सा लगता था। मगर इन सब के बीच ये घटना हुई है जहां इन आरोपियों के द्वारा पार्लियामेंट के भीतर भले ही पीले रंग का धुआं उड़ाया गया हो, लेकिन हमारे देश के लोकतंत्र और उसकी सुरक्षा के लिए किसी भी कालिक से कम नहीं है। हालांकि इस घटना के ठीक बाद ही इन दोनों आरोपियों के साथ 3 और साथी नीलम आजाद, अमोल सिंधे और विशाल शर्मा को भी अरेस्ट करके एंटी टेरर लॉ UAPA मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर बुक करके इन्हें कानून की गिरफ्त में ले लिया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही छठवें दोषी ललित झा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तलाश जारी थी, जिससे वह सरेंडर करके खुद पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। ऐसे में जाहिर है कि ये बात जल्दी ही साफ हो जाएगी कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। लेकिन इन सब में से एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर प्लेसेस में से एक इंडियन पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में चूक कैसे हो गई। दोस्तों, इस चूक को समझने से पहले इंडियन पार्लियामेंट के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, भारतीय संसद के सिक्योरिटी मेजर्स को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर आपके और हमारे जैसा एक कॉमन पर्सन संसद की एक्टिविटीज को देखने के लिए विजिट करना चाहता है तो इसका प्रोसेस क्या होगा। ओवरऑल इसी प्रोसेस के जरिए ही ये दोनों आरोपी संसद के अंदर घुसे थे। दोस्तों, संसद की कार्रवाई को देखने के लिए हर विजिटर को पार्लियामेंट में एंट्री के लिए एक स्पेशल परमिशन या फिर एंट्री पास की जरूरत होती है, जिसे बनवाने के लिए संसद सचिवालय में एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। मगर एप्लीकेशन फाइल करने के पहले इसे किसी न किसी सांसद से वेरीफाई करवाना होता है। लोकसभा द्वारा 15 नवंबर साल 2019 को रिलीज की गई संसदीय और अन्य मामलों संबंधित जानकारी के दस्तावेज के मुताबिक पास के लिए एप्लीकेशन वेरीफाई कराने वाले सांसद को ये बताना होता है कि वे उन लोगों को पर्सनली जानते हैं। साथ ही उस सांसद को एप्लीकेशन में लिखना होता है कि अमुक दर्शक मेरा संबंधी या निजी मित्र है, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता या जानती हूँ और मैं उसका या उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता या लेती हूँ। और इसमें विजिटर का पूरा नाम और डिटेल भी ऐड किया जाता है। इन सब के अलावा विजिटर द्वारा दिए गए एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर और दूसरी सभी डिटेल्स को पुलिस द्वारा वेरीफाई भी किया जाता है। अगर इस फाइल में किसी तरह की गड़बड़ी या कमी पाई जाती है तो विजिटर्स के पास जारी नहीं किए जाते। लेकिन अगर इस एप्लीकेशन को सही पाया जाता है और संसद में अलाउड एप्लीकेशन विजिटर्स मैक्सिमम कोटा से कम होती है तो संसद और पुलिस द्वारा इस डबल वेरीफाइड एप्लीकेशन को अप्रूव करके विजिटर्स पास इशू कर दिया जाता है। ये एक नियत समय के लिए ही होता है।
जिसमें उस समय सीमा तक ही विजिटर्स प्रेजेंट रह सकते हैं। समय पूरा होने तक विजिटर्स के लिए संसद में रुकने की सख्त मनाही होती है। दोस्तों, अब तक की स्टोरी में आप संसद भवन में एंट्री करने के प्रोसेस को समझ गए होंगे। चलिए अब समझते हैं कि संसद का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कैसा है। दोस्तों, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के साल 2010 के मैनुअल के मुताबिक पूरे संसद भवन परिसर की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय के एडिशनल सेक्रेटरी की होती है और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें पहले पार्ट के अंतर्गत संसद के अंदर राज्यसभा या लोकसभा चेंबर, लॉबी, गैलरी, सेंटर हॉल, सांसद वेटिंग रूम, गैलियोर और कमेटी चेंबर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के अधीन होती है। दोस्तों, इस स्टाफ के पास कोई भी हथियार नहीं होते हैं। वहीं दूसरे पार्ट के अंतर्गत पार्लियामेंट के बाहरी परिसर और संसद भवन परिसर की दीवारों से लगे इलाकों की सुरक्षा होती है। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस इसके लिए दिल्ली पुलिस की मदद लेती है। जरूरत पड़ने पर और फोर्सेस की मदद भी ली जाती है। ये फोर्सेस संसद सदस्यों की रक्षा के लिए मल्टीपल रोल निभाते हैं, जिसमें संसद की देखरेख और सभी सदस्यों की रक्षा मेन है। संसद सिक्योरिटी सर्विस के साल 2010 में जारी मैनुअल के अनुसार पार्लियामेंट में इंटर करने वाले हर विजिटर की सबसे पहली लेयर में संसद के मेन गेट पर चेकिंग होती है, जहां सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा विजिटर्स के फोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जमा करा लिए जाते हैं। पहली लेयर की जिम्मेदारी जनरली दिल्ली पुलिस की होती है। इसके बाद सेकेंड लेयर में पब्लिक गैलरी की चेकिंग पोस्ट पर संसद सुरक्षा के कर्मचारी मेटल डिटेक्टर से जांच करते हैं और विजिटर्स की आइडेंटिटी चेक की जाती है। और दीवार से चढ़ना या कूदना ये सब तो प्रतिबंधित ही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इंडियन पार्लियामेंट की सिक्योरिटी इतनी टाइट है तो ये सब हुआ कैसे? हालांकि इंडियन पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में हुए इस मेजर ब्रीच को प्रूव करने के लिए होम मिनिस्ट्री द्वारा सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल अनीस दयाल सिंह की अध्यक्षता में एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बना दी गई है, जो आने वाले वक्त में संसद को और भी ज्यादा सिक्योर करने के लिए अपने रिकमेंडेशन देगी। मगर इस घटना के ठीक बाद से ही मीडिया रिपोर्ट्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के द्वारा इस सुरक्षा चूक को लेकर रिएक्शन सामने आने लगे, जो एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव फेलियर था, जिसकी शुरुआत संसद भवन के विजिटर्स कार्ड रिलीज करने के प्रोसेस से ही स्टार्ट हो गई थी। हालांकि ये बात सही है कि जनता को अपने द्वारा ही निर्मित देश के लोकतंत्र यानी कि पार्लियामेंट में विजिट करने का पूरा हक है, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से इस विजिटिंग प्लेस को और भी ज्यादा सिक्योर बनाए रखने की जरूरत है। इस घटना के दोषी मनोरंजन डी से पूछताछ में पता चला है कि इससे पहले वो पुराने संसद भवन को भी विजिट कर चुका है। भले ही संसद पुराने से नए भवन में शिफ्ट हो गई है, लेकिन मनोरंजन ने ये पाया कि संसद एंट्री के दौरान कभी भी जूते चेक नहीं किए जाते। ऐसे में वो और उसके साथी जूते में स्मोक कंटेनर छुपाकर इंटर कर गए, लेकिन इन्हें मेटल डिटेक्टर में कैच क्यों नहीं किया गया? तो इसके लिए संसद सिक्योरिटी ऑफिसर वी पुरुषोत्तम राव ने इंटरव्यू में बताया कि संसद के लिए उपकरण इससे पहले साल 2004 में खरीदे गए थे, तो 19 साल बाद ये प्रबल संभावना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो। साथ ही नए संसद भवन में फेशियल रीडिंग के उपकरण भी नए हैं। इन सब के अलावा साल 2001 अटैक के बाद फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स को अवॉइड करने के लिए लोकसभा में बनाई गई कमेटी ने ये रिकमेंड किया था विजिटर्स गैलरी और वेल ऑफ द हाउस के बीच बुलेट प्रूफ ग्लास हो, मगर 2 दशक गुजर जाने के बाद भी इस मांग को पूरा नहीं किया गया है। जबकि अगर ऐसा किया गया होता तो दोषी इस प्रकार अंदर नहीं जा सकते थे। साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट्स भी ये इंडिकेट कर रहे थे कि पिछले 10 साल में संसद सुरक्षा में कोई भर्ती नहीं ली गई है, जिससे यहाँ लगभग 150 सुरक्षा पद खाली हैं। मतलब जहाँ इस काम के लिए लगभग 300 सिक्योरिटी ऑफिसर्स होने चाहिए थे, तो 13 दिसंबर के दिन संसद में मात्र 176 सिक्योरिटी ऑफिसर्स ही मौजूद थे। इस घटना के बाद अब कई सिक्योरिटी ऑफिसर और इंटेलिजेंस एजेंसी को तैनात किया गया है। साथ ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान संसद सचिवालय के 8 सुरक्षा कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। संसद के अंदर व बाहर की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। अब सांसदों, पत्रकारों, स्टाफ मेंबर्स के एंट्री गेट अलग होंगे। विजिटर्स को चौथे गेट से एंट्री मिलेगी, लेकिन अभी विजिटर पास पर रोक लगा दी गई है। विजिटर्स गैलरी के चारों ओर ग्लास की शील्ड लगाई जाएगी, जिससे कोई अंदर कूदकर ना आ जाए। बॉडी स्कैन मशीन के साथ सुरक्षा कर्मी भी लाए जाएंगे। लेकिन इस घटना ने हर हिंदुस्तानी के पार्लियामेंट अटैक 2001 के 22 साल पुराने जख्म को भी वापस याद दिला दिया है। दोस्तों, इस घटना में किसकी गलती थी और आने वाली सुरक्षा में और क्या बंदोबस्त किया जाना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।